उस वीरान हवेली के तह खाने में अजीब मंजर था। बंद तह खाने में जाने कहाँ से दूधिया रंग की रोशनी फूट रही थी और नागों का जोड़ा अपने फन फैलाए एक दूसरे से जोबन और नशा जैसी हालत में लिपट रहे थे। उस पूरी हवेली में और ख़ास तौर पर बाकी तह खानों में भी अंधेरा फैला हुआ था, लेकिन इस तह खाने में हैरान कुन मंजर था। अगर कोई देख लेता तो शक होकर रह जाता। और इस हवेली के बाहर कुछ आदमी हैवी मशीनरी लिए खड़े थे, जिसे कि यकीनन वो इस पुरानी हवेली को उखाड़ने का काम लेना चाहते थे। उन आदमियों में एक 3 पीस सूट वाला आदमी भी था, जिसके साथ ही एक आदमी हाथों में रजिस्टर उठाए खड़ा उससे बातें कर रहा था। कुछ देर वो आपस में बहस करते रहे और फिर 3 पीस सूट वाले ने उस हवेली की तरफ इशारा करते हुए सर को हाँ में हिलाया तो रजिस्टर वाले आदमी के चेहरे पर एक ऐसी मुस्कुराहट खेलने लगी जैसे कि उसने कोई मुश्किल मरहला जीत लिया हो। वो जल्दी से मशीनरी के पास पहुंचा जहां उसके ऑपरेटर्स खड़े थे और उन्हें हवेली की तरफ इशारा करके समझाने लगा। नाग नागिन अपने आप में मगन खूब मस्ती में थे कि अचानक हवेली गड़बड़ाहट की आवाज़ों से हिलने लगी। तह खाने के छत पर हवेली का ऊपरी मलबा गिरने लगा, जिसकी जोरदार आवाज़ों ने उन्हें होश दिलाया। वो बहुत मुश्किल से एक दूसरे से अलग हुए और ऊपर तह खाने की छत की तरफ देखने लगे। वो आहिस्ता आहिस्ता रेंगते हुए तह खाने के कोने में चले गए और फिर कुछ देर बाद तह खाने की छत भी गिरने लगी। दोनों ही एक दूसरे को भूलकर इधर उधर कोने खुदरों में छुपकने लगे। बिल्डोजर हवेली को मलिया मेट कर रहा था और एक्सीवेटर मलबा उठाकर ट्रालों में डाल रही थी। इसी मलबा में नागन भी ट्रालर में चली गई। नाग जो कि हवेली के उखाड़ पछाड़ से बदहवास होकर पहले तो कोना खुदरों में छुपने की कोशिश करता रहा, चूँकि इस पूरी हवेली को गिराया जा रहा था, इसलिए उसे कहीं जाए पनाह ना मिली तो वो इधर से निकलकर साथ ही रिहायशी कॉलोनी में घुसता चला गया। फैज़ान और कासिम दोनों फर्स्ट कज़न थे। दोनों ही एक फैक्ट्री में मुलाजिम थे। जुमा का दिन था, इसीलिए उन्हें जल्दी छुट्टी हो गई। वो दोनों जुमा की नमाज अदा करके साथ ही अपने घर की तरफ मार्च कर रहे थे। उनके घर एक रिहायशी कॉलोनी में एक गली में थे। दोनों कॉलोनी में बातें करते दाखिल हुए तो उनकी नज़र उस पुरानी हवेली की कचरे की तरफ गई, क्योंकि हवेली को गिरा दिया गया था और अब मलबा उठाया जा रहा था। फैज़ान, ये क्या होने जा रहा है? कासिम ने तजस्सुस से पूछा। क्या बताऊं यार, मौज़म साहब की ख्वाहिश थी कि इस हवेली की जगह बच्चों का एक स्कूल बन जाए, ताकि हमारे और इस कॉलोनी में रहने वाले बाकी बच्चे जो कि बसों और वैगनों में धक्के खाकर दूर के स्कूलों में जाते हैं, उनके लिए आसानी हो जाए। लेकिन फैज़ान ने आखिर में अफसोस से कहा, लेकिन क्या? कासिम ने जल्दी से पूछा। मौज़म साहब का बेटा इस हवेली को गिराकर यहाँ कोई प्लाजा बनाना चाहता है। ओह, कासिम के मुंह से इतना ही निकला। दोनों ही अफसरदा होकर एक दूसरे को सलाम करके अपने अपने घरों को चल दिए। फैज़ान जब घर में दाखिल हुआ तो उसके तीनों बच्चे सामने ही सेन में क्रिकेट खेल रहे थे। उसे देखते ही तीनों अब्बू अब्बू की गर्दान करते उसकी तरफ भागे। फैज़ान ने पंजों के बल बैठकर तीनों को अपने बाजू के घेरे में ले लिया। हाँ जी, जुम्मा की नमाज पढ़ी है? जी अब्बू, दादाजी के साथ पढ़कर आए हैं। मौसम अच्छा था इसलिए खेलने लग गया। उसके बड़े बेटे एहसान, जिसकी उम्र 12 साल थी, ने जवाब दिया। ओके, पहले खाना खाते हैं और फिर मिलकर खेलेंगे। फैज़ान ने मुस्कुराते हुए तीनों से कहा। लेकिन अब्बू, खाने में अभी देर है, अम्मी तैयार कर रही हैं। उसकी बेटी जो कि दोनों भाइयों से छोटी थी ने तुतलाते हुए कहा। उसकी बात सुनकर सब हंसने लगे। अच्छा जी, तुम लोग खेलो, मैं अंदर से होकर आता हूँ। फैज़ान पहले अब्बू के पास गया जो कि कमरे में बैठे तस्बीह पढ़ रहे थे और फिर उधर से किचन की सूरत हाल देखकर बच्चों के पास सेन में चला आया और खुद से ही फूलों की क्यारियों के पास खड़ा हो गया। मैं भी खेल में हूँ, उसने ताली बजाकर कहा। एहसान बैटिंग कर रहा था। उससे छोटे रेहान ने एक शॉट लगाई। गेंद दीवार से लगकर क्यारी में फूलों के पीछे गायब हो गया। मैमूना भागती हुई गेंद उठाने के लिए लपकी कि अचानक एक जोरदार फुंकार सुनाई दी।
जिसे सुनते ही फैजान, जो कि इस क्यारी से कुछ ही फासले पर खड़ा था, उछल पड़ा। उसने मैमूना को उठाया और पीछे ले आया। तीनों बच्चे सहम गए। अब्बू के इशारे पर तीनों ही बरामदे में भाग गए। फैजान के चेहरे पर तशवीश थी, क्योंकि उसके ज़हन में इस फुंकार ने हलचल मचा दी। 3 साल पहले वो अपने छोटे भाई नासिर के साथ घर की तरफ आ रहा था कि उस पुरानी हवेली के पास से गुजरते हुए उन दोनों को ऐसी ही फुंकार सुनाई दी थी, और हवेली के साथ उगी गंदी जड़ी बूटियों में से एक बड़ा सा नाग अचानक निकला। तो फैजान ने जल्दी से दीवार के साथ पड़ी एक ईंट उठाई, लेकिन इतने में सांप नासिर को डसकर गायब हो चुका था। दीवार में बने एक सुराख में दाखिल होते देखकर फैजान ने ईंट मारी, जो कि नाग की दुम पर लगी। तो वो तिल मिलाया, क्योंकि दुम का सरा कट गया था, लेकिन नाग सुराख में दाखिल हो गया। ईंट लुढ़कते हुए सुराख के ऊपर आ गई। फैजान ने उस वक्त उधर से तवज्जो हटाकर अपने भाई नासिर को देखा, जो कि जमीन पर पड़ा मचल रहा था। उसका जिस्म नीला हो गया था और उसके मुंह से झाग बह रही थी। नासिर बच ना सका। उस नाग को ढूंढने की बहुत कोशिश की गई, लेकिन वो ना मिला। आज 3 साल बाद फिर फैजान ने वही फुंकार सुनी थी। उसने एक विकेट उठाकर दाएं हाथ में मजबूती से पकड़ ली। आज तू बचकर नहीं जा सकता, गुस्से में उसके मुंह से निकला, और वो विकेट की नोक से फूलों को हटाकर देखने लगा। अचानक एक क्यारी से फुनकार की आवाज सुनाई दी। एक बड़ा सा नाग फन फैलाए उछलकर फैजान पर हमला आवर हुआ। फैजान ने विकेट जोर से घुमाई, जो कि नाग को लपेट में लेकर एक तरफ प्लाट में फेंक दिया। उसी वक्त कासिम घर में दाखिल हुआ, जो कि उनके साथ खाना खाने की नीयत से आया था। उसने भी नाग को देखकर एक विकेट उठा ली। कासिम, ये वही नाग है जिसने नासिर को डसा था। फैजान ने उस नाग को पहचान लिया। नाग उनसे कुछ ही फासले पर दुम के सहारे प्लाट में खड़ा होने लगा। बच्चों के मुंह से चीखें निकल गई। नाग फुंकारने लगा। उसकी फुंकार की आवाजें ऐसी थीं जैसे कि कोई अथरा बैल नाक से शू शू की आवाज निकालता है। वो फन फैलाए उन्हीं की तरफ देख रहा था। बच्चों की चीखों और शाम की फुनकार सुनकर फैजान के वालिद अंदर से बाहर निकले। उन्होंने जब इतने बड़े नाग को यूं अपने बेटे और भतीजे के सामने दुश्मन बने खड़े देखा, तो वो परेशान हो गए। उन्होंने बरामदे में इधर उधर देखा तो उनकी नज़र जालीदार कपड़े पर पड़ी। उन्होंने कुछ सोचते हुए उस कपड़े को दीवार के साथ लगी हुक्मे से निकाला और मोहतात लेकिन तेज कदमों से फैजान और कासिम की तरफ बढ़े। जब मैं आवाज दूं तो इस पर पल पड़ना, उन्होंने चलते चलते फैजान और कासिम से कहा, और फिर उनके नज़दीक चीखते ही उन्होंने मुंह से एक सीटी जैसी आवाज निकाली और जालीदार कपड़ा सांप की तरफ पूरी कुव्वत से फेंका। सांप ने उससे खतरा महसूस करते हुए हवा में उछलकर उस कपड़े को डंक मारने की कोशिश की। उधर उसने कपड़े में मुंह डाला, उधर फैजान के अब्बू के मुंह से निकला, मारो। फैजान और कासिम को एक झटका लगा और वो सांप पर चढ़ दौड़े। फैजान ने पूरी कुव्वत से विकेट से नाग के सर को निशाना बनाया। कासिम ने भी उसकी तकलीद की। नाग बल खाकर रह गया। उसके दांत कपड़े की जालीदार खानों में अटक गए थे। नाग के मुंह से शू शू की खतरनाक आवाजें निकल रही थीं, लेकिन फैजान और कासिम उसे उस वक्त तक मारते रहे जब तक कि वो मर ना गया। नाग कपड़े के अंदर लोटपोट हो गया था। फैजान के अब्बू उन दोनों के पास आ गए। इसकी आंखों को खूब मस करो। कहते हैं कि नाग की आंखों में उसे मारने वाले का अक्स रह जाता है और उसकी नागिन उस अक्स के जरिए उस मारने वाले तक पहुंच जाती है और उससे अपने नाग को मारने का इंतकाम लेती है। ये बात सुनकर फैजान कांप कर रह गया, लेकिन कासिम ने इस बात को मजाक में उड़ाते हुए कहा, अच्छा ताया अब्बू, फिर तो इसकी आंखों में गौर से झांकना चाहिए। ये कहते ही उसने नाग को विकेट से हिलाया तो वो हल्का सा सर उठाकर रह गया। कासिम ने उसके सर के सामने अपना चेहरा लहराया। खूब गौर से देख ले मुझे, बदमाशों की तरह कहकर उसके मुंह से निकला। इस बात से उसके ताया कुछ नाराज हुए। ताया जी मजाक कर रहा था। कासिम ने उनका मूड देखते हुए संजीदा होकर कहा, बेटा बड़ों की बातों को समझने की आदत डालो।
اب इस सांप को उठाओ और वीराना में जाकर गड्ढा खोद कर दबा दो। कासिम ने शर्मिंदा होकर उस सांप को उसी जालीदार कपड़े में लपेटा और विकटों की मदद से उसको उठाकर वीराने में ले जाकर पुरानी हवेली में ही एक जगह गड्ढा खोद कर दबा दिया। फैज़ान के वालिद अब भी मुतमईन ना थे। उन्होंने दूसरे दिन कासिम और फैज़ान को अपने साथ लिया और थोड़ी दूर एक कच्ची बस्ती में बसने वाले बुजुर्ग मुबारक शाह के पास ले गए। उन्होंने पूरी बात सुनी। मीर जान साहब, इस तरह की बातें तो हमने भी सुन रखी हैं, लेकिन ये बात कन्फर्म नहीं, फिर भी हम तावीज़ लिख देते हैं। दोनों साहबजादों के गलों में इन तावीज़ों को डाल दें, साथ में पानी भी दम कर देते हैं। आप लोगों ने उस सांप को कहाँ दफनाया है? शाह साहब ने बात करते करते पूछा। जी, उस पुरानी हवेली के पास जिसे गिराया जा रहा है, कासिम ने अदब से जवाब दिया। तो बस उस जगह पर दम किया हुआ पानी डाल देना और एहतियात करनी है कि ये तावीज़ आप दोनों के जिस्म से अलग ना हो। शाह साहब ने उनको समझाते हुए कहा। फैज़ान के वालिद मीर जान साहब ने शाह साहब से इजाज़त दी और वो तीनों वहाँ से उठ आए। फैज़ान अंदर से खूब डरा हुआ था, लेकिन कासिम पर तो जैसे इस बात का असर तक ना था। मैं थक गया हूँ, तुम लोग अभी जाओ और उस जगह उस पानी को मुकम्मल डाल दो, देखना कोई जगह खाली ना रहे। फैज़ान के वालिद ने उन दोनों से मुखातिब होकर कहा, चूँकि वो बस्ती तक पैदल ही गए थे, इसीलिए मीर जान साहब बड़ी उम्र होने की वजह से थक गए थे। कासिम और फैज़ान उनके घर तक छोड़कर उस जगह जा पहुंचे थे जहां उस नाग के मुर्दा जिस्म को दफनाया गया था। रात हो गई थी। उन्हें वो जगह तलाश करने में दुश्वारी तो हुई, लेकिन जगह मिल गई। पानी जो कि बोतल में था उस ज़मीन पर खूब छिड़काव कर दिया गया। फैज़ान, तुम क्या कहते हो कि वाकई ये नागिन का इंतकाम लेने वाली बात हकीकत होगी? देखो यार, जब इतने लोग कह रहे हैं तो कुछ तो है। वो आपस में बातें करते हुए वहां से घर की तरफ चल दिए। एक दरख्त के मोटे से तने के पीछे उन्हें कोई छुप कर देख रहा था, लेकिन वो दोनों बेखबर उसके पास से गुजरते चले गए। हवेली का कचरा दूर एक मैदान में फेंक रहे थे। वहां भी मौज़म साहब का छोटा बेटा खड़ा उन्हें गाइड कर रहा था। लगता था कि उस मैदान में भी कोई प्लाजा वगैरह बनाने का प्रोग्राम था। उस फेंके गए कचरे पर एक बुलडोज़र खड़ा उसको ज़मीन पर हमवार कर रहा था। नागिन उस कचरे और बुलडोज़र से बचती बचाती एक सिमत तेज़ी से घास और दरख्तों वगैरह के अंदर से होते हुए उस पुरानी हवेली की सिमत तेज़ी से रेंग रही थी। आखिर वह एक लंबे सफ़र के बाद इस मुतवर्रक हवेली के पास जगह तक पहुंच गई और एक कीकर के दरख्त में छुपकर उस खाली जगह को घूर रही थी। अचानक वो हवा में कुछ सूंघने लगी। सर को घुमाते हुए उसने नजरें कॉलोनी की तरफ फिक्स कर दी और फिर सर को जमीन पर रखकर कॉलोनी की तरफ बढ़ने लगी। वो थोड़ा सा रेंगने के बाद सर उठाकर हवा में कुछ सूंघ भी लेती थी और फिर वो यूं रेंगते हुए फैज़ान के घर में दाखिल हो गई। अचानक वो गेट के अंदर दाखिल होते ही तेजी से उस क्यारी तक पहुंची जहां से नाग ने फैज़ान पर हमला किया था। तो वहां से सूंघते हुए प्लाट में उस जगह पहुंची जहां नागिन को मारा गया था। उसका फन गुस्से से चौड़ा हो गया और उसके मुंह से बहुत खतरनाक सिसकारियां निकलने लगी। वो उस घास पर लोट-पोट होने लगी जिस घास पर उस नाग का खून लगा था। अचानक वो घर के गेट की तरफ तेजी से बढ़ने लगी। वहां से निकलकर वो उस जगह के करीब पहुंच गई जहां नाग को मारने के बाद जमीन में दफनाया गया था, लेकिन उस जगह से कुछ फासले पर वो रुक गई, जैसे कि तजब्जुब में पड़ गई हो। उसने हवा में सर उठाकर सूंघना शुरू कर दिया और फिर आहिस्ता आहिस्ता वो बाएं तरफ जहां हवेली की एक उधड़ी हुई दीवार थी रेंगने लगी। दीवार के साथ ही नाग का मुर्दा खून आलूद जिस्म पड़ा था। नागिन उससे लिपट लिपट गई और सर से उसको जोर जोर से लाने लगी, शायद उसे उठाने की कोशिश कर रही थी। बड़ा हैरान कुन और ख़तरनाक मंजर था। फैज़ान सुबह काम पर जाने के लिए घर से निकलने ही वाला था कि उसे कासिम की बीवी की कॉल आ गई। फैज़ान भाई जल्दी पहुंचे, कासिम को सांप ने डस लिया है। रोते हुए उसके मुंह से आवाज़ बमुश्किल निकल रही थी। फैज़ान का दिल धक से रह गया। उसका ज़हन उसी नाग की नागिन की तरफ चला गया
जिसे उन दोनों ने मिलकर मारा था। लेकिन ये वक्त सोचने का ना था। वो दौड़ते हुए उसके घर पहुंचा। कासिम की बीवी ने एम्बुलेंस मंगवा ली थी। कासिम को अस्पताल ले जाया गया, लेकिन वो बच ना सका। उसके घर कोहराम मच गया और फैजान के दिल में कोहराम मचा हुआ था। गुस्ल देते हुए उसने कासिम के दोनों बाजू देखे। उसे तावीज़ नजर ना आया। बहुत ही सोगवार माहौल में कासिम का जनाजा उठाया गया। फैजान जनाजा पढ़ते हुए उसके बाद दफन करते हुए भी खासा उदास और परेशान रहा। शाम को वो अपने वालिद साहब के साथ दोबारा मुबारक शाह साहब के पास चले गए। वो ये चाहता था कि शाह साहब उसे फिर से पानी की दम कर दें और तावीज़ भी उसके घर वालों के लिए भी बना दें, साथ ही कासिम के बाकी घर वालों के लिए, ताकि उसकी और कासिम की फैमिली उस नागिन से महफूज हो सके। शाह साहब ने उसे तावीज़ बना कर दिए, साथ ही पानी पर दम कर दिया, जो कि दोनों घरों के चारों तरफ छिड़कना था। उसके बावजूद भी फैजान खूब डरा हुआ था। शाम की नमाज अदा करके वो घर से बाहर निकला तो उसके बच्चे गेट पर कुछ फासले पर डरे सहमे उसे नजर आए। वो भागकर उनके पास गया। क्या हो गया मेरे बच्चों, यूं डर कर क्यों यहाँ अटक गए हो? उन उसने तीनों को अपने साथ लिपटा लिया। अबू, वो देखें, उसी तरह का सांप जैसा उस दिन आपने मारा था। उसके बच्चों ने गेट की तरफ इशारा करते हुए बताया। फैजान ने जल्दी से उधर देखा। उसका दिमाग जैसे सुन्न होने लगा। खुले हुए गेट के सामने फूलों के अंदर से झांकती नागिन उसे साफ नजर आ रही थी। उसे चक्कर आने लगे। अपने बच्चों को साथ लिपटाकर वो बहुत मुश्किल से अंदर आया। उसकी बीवी और वालिद को भी नागिन के बारे में खबर मिल चुकी थी। वो सब एक कमरे में बैठे उदास एक दूसरे की तरफ देख रहे थे। फैजान सोच रहा था कि ये तो अच्छा हुआ कि उसने दम किया हुआ पानी घर के चारों तरफ अच्छी तरह छिड़क दिया था। मुझे एक बात की समझ नहीं आ रही कि अगर ये बात सच है कि नाग की आंखों में अक्स देखकर नागिन बदला लेने में पर तुली होती है, लेकिन उसने नाग को कैसे देखा? वो तो तुम लोगों ने जमीन में दबा दिया था ना? फैजान उनकी बात सुनकर चौंक उठा। उसके ज़हन में ये बात अब आई थी। उसने बाप से इजाज़त ली और उस वीराने की तरफ दौड़ते दौड़ते चल दिया जहां उन्होंने नाग का मुर्दा जिस्म दफनाया था। वो पूरा रास्ता डरते हुए फूंक फूंक कर कदम रखता जा रहा था। हल्की सी खटक भी होती तो वो उछल जाता। उसका दिल धड़कना भूल जाता। जब वो इस वीराने के पास पहुंचा तो वो जगह देखकर उसके दिल को कुछ होने लगा, क्योंकि गड्ढा किसी ने दोबारा खोदकर नाग का जिस्म निकाल लिया था। उसे अब यकीन आ गया था कि नाग नागिन के बारे में जो बातें मशहूर हैं वो सच्ची हैं। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। रात चांदनी थी। उसे महसूस हुआ जैसे कि उसके ऐन पीछे कोई घात लगाए खड़ा है। वो आहिस्ता आहिस्ता पलटने लगा। उसी वक्त शोर की आवाज़ से उसके सर से कोई चीज़ टकराई और वो उलटकर पीछे जा गिरा। उसे सर में तकलीफ का एहसास हुआ। वो अपनी जान बचाने के लिए उठने की कोशिश कर रहा था कि दो आदमियों ने उसे बुरी तरह से जकड़कर रस्सियों में बांध दिया। किसी ने बड़ी बेदर्दी से उसके कंधे से तावीज़ खींच लिया। उसने हाथ पांव मारने की कोशिश की, लेकिन कुछ ना कर सका। इसे जल्दी से इस ऊंची जगह पर लिटा दो, नागिन यहीं कहीं है। एक आदमी ने उसको पकड़े दोनों आदमियों से कहा। फैजान सर उठाकर उस आदमी की तरफ देखने लगा। चांद की रोशनी उसके चेहरे पर पड़ रही थी, इसलिए फैजान ने उसे पहचान लिया। वो आदमी मुबारक शाह बाबा का खादिम था। फैजान को समझ नहीं आ रही थी कि वो ये सब क्यों कर रहा था। फैजान को डंडा डोली करते हुए दोनों आदमी एक टीले तक ले गए और उसके ऊपर लिटाकर दोनों तरफ लकड़ी की खूंटे गाड़कर उसकी रस्सियां बांध दी ताकि वो लुढ़कते हुए टीले से गिर ना जाए। तुम सोच रहे होगे कि मैंने ये सब क्यों किया तुम्हारे साथ? फैजान ने बमुश्किल हाँ कहा। मुझे बस वो नागिन चाहिए। आया तो मैं इस इलाके में जोड़े के लिए था, लेकिन नाग को तुम लोगों ने मार दिया। मैंने तुम्हारी बातों का यकीन ना किया, क्योंकि ये नाग और नागिन इतनी आसानी से मरने वाले ना थे। मैंने उस रात तुम दोनों का पीछा किया और मुझे ये देखकर बहुत ही दुख हुआ कि वो नाग वाकई तुम लोगों के हाथों मर चुका था। अब मैं इस नागिन को पकड़ने के बारे में सोचने लगा।
اسی لیے اس ناگ کے مردہ جسم کو میں نے باہر ہی سامنے رہنے دیا، جس کی وجہ سے تمہارا کزن مرا۔ بس مجھے پہنچنے میں تھوڑی دیر ہو گئی، ورنہ ناگن میرے قبضے میں ہوتی اور تمہارا کزن بھی زندہ ہوتا۔ پر ہونی کو کون ڈال سکتا ہے، لیکن آج میں اسے پکڑ کر رہوں گا۔ وہ اسی علاقے میں ہے اور تم سے اپنے ناک کا بدلہ لینے ضرور آئے گی۔ جتنی دیر وہ فیضان سے باتیں کرتا رہا، اس کے آدمی درختوں کے درمیان رسیاں باندھتے رہے۔ فیضان کے اندر اس کی باتیں سن کر سنسنی سی پھیل گئی، اور پھر جب اس رسیوں کی مدد سے ان لوگوں نے فیضان کے عین اوپر ایک جال سا باندھا تو اس کا دماغ سائیں سائیں کرنے لگا۔ وہ اب ان کا مقصد سمجھا تھا۔ تعویذ اس کے بازو سے اتار لیا گیا تھا۔ ناگن اب جب فیضان کی بو سونگھتے ہوئے اسے ڈسنے آتی تو وہ لوگ اس پر جال گرا کر اسے قابو میں کر لیتے۔ فیضان کو اندیشہ ہونے لگا کہ اگر جال ڈالنے سے پہلے ناگن نے اسے ڈس لیا تو پھر کیا ہوگا، لیکن پھر اس کے ذہن میں خیال آیا کہ اگر وہ ناگن سے بچ گیا تو یہ لوگ اسے کہیں مار نہ دیں۔ اسے اپنی موت یقینی نظر آنے لگی۔ وہ گڑ گڑا کر اللہ سے نجات کے لیے دعا کرنے لگا۔ اچانک ان آدمیوں کے درختوں پر غائب ہوتے ہی فیضان کو پھنکار کی آواز سنائی دی۔ وہ ڈر سے کانپنے لگا۔ پہلی پھنکار سر کے پیچھے سے تھی، پھر ٹانگوں کی طرف سے دائیں بائیں۔ ناگن اس کے گرد چکر لگا رہی تھی۔ شاید اسے بھی خطرے کا احساس تھا، لیکن وہ اپنے ناک کا بدلہ لینے کے لیے بے چین بھی لگ رہی تھی۔ اس کی پھنکار سن کر فیضان کا دماغ معاف ہونے لگا۔ پھر اچانک ہی اسے اپنے قریب ناگن کی سنسناہٹ سنائی دینے لگی۔ وہ زور لگا کر اپنی رسیاں کھولنے کی کوشش کرنے لگا، لیکن وہ بہت ہی مضبوطی سے بندھی تھی۔ ناگن کے رینگنے کی سرسراتی آواز عین اس کے سر کے اوپر آ رکی۔ ناگن نے بہت صبر کیا اور اب اس کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو چکا تھا، لیکن اس سے پہلے کہ وہ فیضان کو ڈستی، جال اس کے اوپر آ گرا۔ ناگن اس کے اندر پھنس کر رہ گئی۔ فیضان نے شکر ادا کیا کہ ایک دشمن سے تو جان بچی، اب دوسرا کیا کرتا ہے اس کا پتہ نہیں۔ ناگن اس کے سر کے پیچھے ہی پھو پھو کر رہی تھی، لیکن جال کے اندر سے اس کا نکلنا ناممکن تھا۔ بالکل تاریخ خانوں والا جال تھا۔ ان آدمیوں نے درختوں سے چھلانگیں لگائیں اور ناگن کو جال سمیت لپیٹ لیا۔ اس کے بعد وہ فیضان کے اوپر آ کھڑے ہوئے۔ یارو، اس نے ہمیں ناگن تو پکڑوا دی، لیکن ناگ کو مار کر اس نے جو نقصان کیا ہے اسے کچھ تو سزا ملنی چاہیے نا۔ شاہ صاحب کے خادم نے فیضان کو ایک پھٹ مارتے ہوئے کہا۔ فیضان کے منہ سے او کی درد بھری آواز نکلی۔ اب اس کے ساتھ دوسرے بھی فیضان کو مارنے کے لیے شامل ہو چکے تھے۔ ناگن کو انہوں نے ایک پٹاری میں بند کر دیا تھا، جو کہ ان میں سے ایک نے اٹھائی ہوئی تھی۔ اس نے جوش میں آ کر فیضان کو پوری زور سے لات ماری، اور دوسری لات مارنے کے لیے اس نے بھرپور کوشش کی تو اس کا پیر رپٹ گیا اور وہ سر کے بر حویلی کے اکٹھے ہوئے کچرے پر گرا۔ اس کے ہاتھ سے پٹاری چھوٹ کر گری اور اس کا ڈھکن کھل گیا۔ ناگن ایک پھنکار کے ساتھ باہر نکلی اور اس آدمی کے ماتھے پر ڈس لیا تو اس کے منہ سے ایک بھیانک چیخ نکلی۔ ناگن کی پھنکار اور اس آدمی کی چیخ نے فیضان کو مارنے والے دونوں آدمیوں کی سٹی گم کر دی۔ انہوں نے پلٹ کر ادھر دیکھا۔ ان کے عین سامنے ناگن اپنی دم پر کھڑی انہیں گھور رہی تھی۔ وہ دونوں بھاگنے کے لیے پر تولنے لگے، لیکن ایک کو ناگن نے چھاپ لیا اور اس کے جسم کے گرد اپنے آپ کو لپٹا کر بل دینے لگی۔ اس آدمی کی فلک شگاف چیخیں ماحول کو لرزانے لگی۔ شاہ صاحب کا خادم بھاگ اٹھا اور ٹھیک اسی وقت فیضان کے والد اس کو آوازیں دیتے وہاں پہنچے۔ انہوں نے جب وہاں کی صورتحال دیکھی تو پریشان ہو گئے، لیکن بدحواس نہ ہوئے۔ انہوں نے ہاتھوں میں پکڑی بوتل جس میں دم کیا ہوا پانی تھا، بوتل کا ڈھکن کھولا اور اللہ کا نام لے کر اس آدمی کو جس کو ناگن نے جکڑ رکھا تھا جلدی جلدی پانی ڈالنے لگے، لیکن اس کا پانی ناگن کے اوپر پڑنے سے پہلے ہی اس نے جلدی سے جکڑے ہوئے آدمی کو بری طرح سے ڈس لیا۔ اس کے ڈسنے کے بعد دم کیا ہوا پانی اسے شرابور کر گیا۔ ناگن بری طرح سے پھنکارنے لگی۔ فیضان کے والد اس کے اوپر پانی ڈالتے رہے۔
ناگن نے اس آدمی کو چھوڑ دیا اور زمین پر لوٹ پوٹ ہونے لگی، اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے اس کو آگ لگ گئی۔ ناگن کی سسکاریاں اور پھنکاریں فیضان اور اس کے والد کے اعصاب کو جھنجھوڑ رہی تھیں۔ آخر وہ جل کر خاکستر ہو گئی۔ تو باپ بیٹے دونوں نے اللہ کا شکر ادا کیا اور خوشی خوشی گھر کی طرف قدم بڑھانے لگے۔